हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और जबरदस्त चैप्टर भी। तो इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि देखिए अभी 3 मई को नीट का पेपर होना है, तो इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100% रिएक्शन मैकेनिज्म से। अब दूसरी बात यह कि अगर आप लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर हो गया तो फिर ऑर्गेनिक खत्म समझे। बहुत इजी अगर रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर हुआ। देखिए तीसरा चैप्टर है ये। हम लोग क्या पढ़े ऑर्गेनिक में? आईपीएससी आइसोमेरिज्म पढ़े, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो ये तीनों चैप्टर आप लोग का अगर बेहतरीन तरीके से तैयार है तो ऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तीनों के आसपास घूमेंगे। अभी देखिए आगे पढ़ेंगे ना तो दिखाएंगे आप लोग को कहां कहां आईपीएससी आ रहा है, कहां कहां आइसोमेरिज्म आ रहा है। और बाकी रहा बात रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो आगे सब अभिक्रिया है ना। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पहले बुद्धि में आता है भैया रिएक्शन, अभिक्रिया। तो पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि भैया क्रियाकारक के बंध टूटे और उत्पाद के बंध बने, तो अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा, ज्यादा हल्के में लेने की भी कोशिश ना करिएगा और ज्यादा भारी भी लेने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि दोनों बहुत भारी पड़ते हैं ना। अब जैसे ये क्या है भैया? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्रियाकारक, अभिकारक भी बोला जाता है। अब यहां पे क्या होगा? ई बांड और ई बांड टूटेगा। अब यहां पे क्या बना? AX और BY कोवेलेंट बांड थे, टूटे तो AX के साथ BY के साथ क्रिया करके ये प्रोडक्ट बना दिए, उत्पाद बना दिए। तो कहने को तो हम लोग आसानी से कह दिए कि भैया अभिक्रिया ये है कि इसमें रिएक्टेंट के बांड टूटे और प्रोडक्ट के बांड बन गए, या फिर पुराने बांड टूटे और नए बांड बन गए, अभिक्रिया कह दिए। अब जब बात करते हैं मैकेनिज्म की, ये क्रिया विधि क्या है? क्रिया विधि तो इससे ये बनने में जितनी क्रियाएं हुई होंगी इनके बीच में, वही कहलाता है क्रिया विधि। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए कहने को तो कह देते हैं कि भैया मेल और फीमेल में कॉपुलेशन हुआ, मेल और फीमेल में कॉपुलेशन हुआ जिससे स्पर्म और ओवा फ्यूज हुए। डायरेक्ट बोल देंगे भैया हाँ बच्चा पैदा हो जाएगा, डायरेक्ट कहने को तो आसानी से कह दिए। अब प्रोसेस क्या होता है कि भैया मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन हुआ, कॉपुलेशन के बाद स्पर्म और ओवा फ्यूज हुए, स्पर्म और ओवा के फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, उसके बाद कहीं जाके। तो ये प्रोसेस है। तो ये कहने को आसान है, इसके बीच में जितने भी प्रक्रिया हुआ होगा उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म, उसी को मैकेनिज्म बोलते हैं, क्रिया विधि। जैसे हम अपने माता पिता के हम क्या हुए? प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट हैं, वो लोग क्या थे? रिएक्टेंट। वो दोनों आपस में टकराए होंगे, कॉपुलेशन, टकराए होंगे, तब जाके प्रोडक्ट बोले तो हम बने ना। जो हमारे बच्चे होंगे वो हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट आपस में टकराए होंगे, अपोजिट रिएक्टेंट। ये नहीं कि भैया पोटेशियम पोटेशियम से टकरा गया ना। देखिए जैसे अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? केमिस्ट्री। आप लोग देखते होंगे होमोसेक्सुअल भी चल रहा है, मेल मेल और फीमेल फीमेल विवाह कर रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं ना, वो नेचुरल रूप से बच्चे पैदा नहीं कर सकते। बच्चे पैदा करने के लिए ये होना जरूरी है। अब जो वो हो रहा है वो क्या है? केमिस्ट्री की भाषा में उसी को ही बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद ना। अभी देखे तो बहुत कुछ देखना है अपने को, तो मैकेनिज्म समझ में आया।
मैकेनिज्म क्या है? क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है, ये तो अभिक्रिया हो गया। इसके बीच में ये बनने के लिए जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वही क्या कहलाते हैं? मैकेनिज्म। जैसे यहां पे स्पर्म हुआ, फ्यूज हुए, बेबी तैयार, लेकिन इसके बीच में जितने भी प्रोसेस हुए होंगे वही कहलाता है मैकेनिज्म। समझ में आया? और बाकी सीधी सीधी भाषा में भाई कि हमारे जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो रिएक्टेंट है, हम उनके क्या है? प्रोडक्ट। वो पुराने हो गए, टकराएंगे, नया बनेगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए अपने को 3-4 केस देखना है। पहला तो देखना है बॉन्ड क्लीवेज बोल दें, फिशन बोल दें, जो भी ना। दूसरा हम लोग बात करेंगे, दूसरा अटैकिंग रिएजेंट की। अटैकिंग रिएजेंट। तीसरा हम लोग बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। और चौथा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो देखिए, मैकेनिज्म में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीवेज इतना खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना ज्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखा जाता है वो यहां से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। इसमें हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये देखेंगे ना। तो आज बात करते हैं भैया मैकेनिज्म की। अभिक्रिया समझ में आया, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो पहला केस क्या है? विदलन, क्लीवेज या फिशन भी बोल सकते हैं ना, क्लीवेज, विदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना। ये बुद्धि में रख के चले। अभी बताया ना कि जाइगोट में क्लीवेज होता है तब जाके एम्ब्रियो बनता है। क्लीवेज, जाइगोट टूटते हैं, विभाजित होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, सब ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का केस बताया यार ना। तो क्लीवेज 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बहुत आसान है, बहुत आसान ना, बस पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। होमोलिटिक और दूसरा है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। समांस और विषमांस। समांस बोले तो अरे नमो से क्लियर है यार, देखो तो होमो और हेट्रो, समान और असमान। अब ये होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक क्या है ना। जैसे मान लें ए है और ए है, ये दोनों आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। या फिर ए है और बी है, ये भी आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अब अगर इसको हम लोग परिभाषित करने जाएं तो क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन होना, साझे का इलेक्ट्रॉन समान वितरण, बंटवारा, साझे के इलेक्ट्रॉन का समान बंटवारा क्या कहलाता है? होमोलिटिक। जैसे मान लें ये ए और ए दोनों सहसंयोजक बंध द्वारा जुटे हुए हैं। अब ये बांड टूटा, तो जब बांड टूटा तो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास समान मात्रा में जाए, या फिर समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो, बंटवारा हो। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा था, एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा था, तभी ना ये सिंगल बांड ना। तो बताएं क्या होएगा, बांड टूटा और ये अपने को प्राप्त हुआ ना। जैसे ये बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ए का लगा था, एक इलेक्ट्रॉन इस ए का लगा था, दोनों क्या हुए थे, साझा कर लिए थे, साझा करके ये बनाए थे।
तो टूटा तो एक इस ए का इसके पास चले आया और इस ए का इसके पास चले आया। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए दो भाई हैं। अब दो भाई हैं, 10 फीट जगह है उनके पास, 10 फीट जगह है, साथ में रहना उनको पसंद नहीं है, साथ में नहीं रहेंगे भाई, उनको बस साइड होना है तो होना है। तो एक के हिस्से में कितना फीट आया जगह? 5 फीट। एक के हिस्से में 5 फीट, 10 फीट था ना। तो बंटवारा कैसा हुआ? समान बंटवारा हुआ ना। अब उसी में एक भाई बोला कि मैं तो भैया 7 फीट पे घर बना चुका हूं, 3 फीट की थी गली, अब उस गली को अगर तुमको लेना है तो ले लो, बाकी घर तो हम छूने नहीं देंगे 7 फीट का। तो 7-3 का रेशियो बन गया। तो वो किस तरीके का बंटवारा हुआ? असमान। क्या समझ रहे हैं ना? ईमानदार हुए तो बंटवारा ऐसा, खतरनाक हुए तो बंटवारा 7-3 का। तो एग्जाम्पल बता रहे समझने के लिए, आसानी से चीजें समझ में आ जाएगा। होमोलिटिक का अर्थ क्या? नहीं समझ में आया तो बुद्धि में रख के रखे कि भैया बराबर ना। अब हेट्रोलिटिक की अगर बात करें, समझ में आए होमोलिटिक। अब होमोलिटिक के पश्चात जो बनता है ना, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। अब आप बात करते हैं हेट्रोलिटिक की, विषमांश या फिर असमान। विषम यार, जैसे मान लें इसी को ले लिए हम, ए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है। अब यहां पे बांड टूटा, तो बांड टूटने के बाद अगर साझे का इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है, तो बांड टूटने के बाद अगर साझे का इलेक्ट्रॉन ए के पास आ रहा है तो इसका मतलब ए क्या होगा? एनायन, और बी क्या होगा? कैटायन। ऋणायन और धनायन। कहने का अर्थ अगर इसको हम लोग परिभाषित करने जाएं तो लिख सकते हैं कि भैया जो साझे के इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वितरण कैसा? असमान। साझे के इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होगा वो असमान, क्या कहलाएगा? हेट्रोलिटिक। अब ऐसा क्या हुआ कि साझे का इलेक्ट्रॉन ए के पास आया? ऐसा क्या हुआ? तो समझे, जो 7-3 का भी रेशियो बताए हम, अगर उसमें जो भाई घर बनवाया हुआ है 7 फीट पे, सही मायने पे उसका हकदार तो वो है नहीं, 5-5 फीट का हकदार। अगर बनवाया और उसके बाद बोला कि भैया तुमको गली चाहिए तो ले लो 3 फीट का, घर हम छूने नहीं देंगे, बहुत मेहनत से बनाए हैं। अब उनमें क्या होगा? जंग। आज के टाइम पे मैक्सिमम जो लफड़े हो रहे हैं, जो विवाद हो रहे हैं, वो पता लगाइए आप लोग, ये आस पड़ोस समाज में हो ही नहीं रहा है, ये मेजर रूप से भाइयों में हो रहा है। भाइयों में सर्वे करके देखें, सगे भाइयों में हो रहा है। अब होता क्या है ना, जिसे देखें बहुत आसान सा सिस्टम है, जब दो भाई, 4 भाई, 6 भाई, जितने भी भाई रहते हैं, जब वो छोटे रहते हैं ना, तो उनमें बहुत मोहब्बत रहता है एक दूसरे के लिए। देखोगे अगर किसी भाई को किसी ने मार दिया गलती से, तो 4-5 मिल के मारेंगे, 6 मिल के मारेंगे गलती से। अब हो क्या रहा है? धीरे धीरे वो बड़े होने लगे, उनकी बुद्धि खुलने लगी। अब पता नहीं अच्छा खुल रहा है बुरा खुल रहा है, बुद्धि खुलने लगी। अब वो बुद्धि खुलने लगी तो उनके दिमाग में आया नहीं, अब तो अपने को कुछ करना होएगा। तो उसमें से क्या होता है, सब अपने अपने लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। सब अपने अपने लिए लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो दुश्मन कौन बना दुश्मन? वो भाई जो बचपन में बहुत प्यार करता था, अपने भाई से मोहब्बत करता था,
हिस्ट्री उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको अगर कहीं भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2-4 भाई एक साथ रह रहे हैं जब तक वो जिंदा थे या फिर जब तक वो जिंदा हैं, अगर साथ में हैं, तो इसका मतलब वो केमिस्ट्री के अनुसार एक्सेप्शन है। आपको 99% केस ऐसे देखने को मिलेंगे कि एक भाई दूसरे भाई से सिस्टम में कि देखना पसंद नहीं करते। तो अब उसमें से जो कमजोर होएगा वो मारा जाएगा। चाहे हम कहते घर वाला ही कमजोर है, तो जो कह रहा था कि भैया गली तुम ले लो, घर अपने को चाहिए, तो वो क्या करेगा, आओ आओ देख लेते हैं किसमें कितना है दम ना, उसी में होगा जंग, जीत गया जो उसका। इसी को बोलते हैं उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, डार्विन भाई के अनुसार। तो यहां पे क्या समझ में क्या आ रहा है कि ए बी के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसका हिस्सा बी के हिस्सा ले लिया, इसका मतलब कि ए मजबूत है बी से। जो प्रभावी होंगे वही सफल जीवन जी सकते हैं। ए बी के इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब ऐसा केमिस्ट्री की भाषा में क्यों होता है कि भैया जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है बी के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, विद्युत ऋणात्मकता पड़े हुए हैं। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो कम विद्युत ऋणी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो जब ये खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को तो इस पर ऋणायन, और जिसका खींचे था उस पर धनायन। समझ में आया बात? होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक आसान है कि नहीं? तो समझिएगा, ऐसे ही सब मजेदार चैप्टर है, जबरदस्त, सब सत्य घटनाओं पर आधारित है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि यार अभी तो सर जी ऐसा पढ़ाए थे, ऐसा कैसे हो गया, वहीं पे ना बुद्धि में रख ले कि यार कुछ तो ऐसा हो रहा है समाज में, एक्सेप्शन टाइप का। तो ये एक्सेप्शन जहां पे समझ में आए कि हाँ यार ऐसा सर जी बताया था लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो समझ ले वहां पे कुछ उलटफेर हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। तो ये था क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान हो, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण असमान हो। क्लियर बात? आए बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट की। आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या है? तो अगला केस देखेंगे अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक। देखिए नाम से ही क्लियर है, आक्रमण करने वाला, हमला करने वाला, वे पदार्थ जो कार्बनिक यौगिकों पर आक्रमण करें आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाते हैं। तो इस आक्रमणकारी अभिकर्मक में हम लोग दो केस देखेंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और एक देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत केस देखने को मिलेगा हम लोग को, तो समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही का अर्थ क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही जो इलेक्ट्रॉन की खोज में हो। अब इलेक्ट्रॉन की खोज में क्यों होंगे? क्योंकि उनको आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ऐसा अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, वो क्या कहलाएंगे भैया? नाभिक स्नेही ना। तो एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की खोज में रहता है कि भैया कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जरूरतमंद है। अब इनके पास बहुत है कि भैया कोई हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही, और ये दाता, बोले तो त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही।
अभिकर्मक। अब ये कैसे भैया काम कैसे करते हैं, आक्रमण कहां पे करते हैं? जैसे ये है, इसको हम बोल दिए सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएं रिएजेंट के साथ। अब रिएजेंट क्या बोल दिए, एक्स वाई। देखें अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए भी थे, समझिएगा। रिएजेंट इसके साथ अभिक्रिया कराएं। अब है क्या, जब ये बांड टूटा, समझिएगा, जब ये बांड टूटा तो इस पे पॉजिटिव माइनस चार्ज बोल दिए और इस पे प्लस चार्ज, जैसा अभी बताए हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो अभी कहेंगे कि सर जी इस पे प्लस कर दिए, वो तो क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, भी आएगा। और ये टूटेगा तो यहां पे प्लस चार्ज और यहां माइनस चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है ना, वो सबस्ट्रेट के ऋण भाग से क्रिया करते हैं। कॉमन बात है यार, धनात्मक है तो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ऋणात्मक के साथ। हम लोग देखे प्रोडक्ट भी बनाए थे, ए एक्स। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सबस्ट्रेट के धन भाग के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्स है इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और जो वाई है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर बात, यहां पे ये बन गया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक ना। अब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखने जाएं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के लिए ना सभी धन आवेश पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल भी होते हैं। देखेंगे भी आगे केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का, बहुत क्वेश्चन भी बनता है भाई यहां से ना। बस थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ेगा, ट्विस्ट भी आएगा ना। तो एग्जाम्पल अगर देखने जाएं इनका, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं H प्लस सल्फो SO3H प्लस R प्लस, बोले तो एल्किन समूह ना, X प्लस हेलोजन समूह ना, डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस डाई एजोनियम आयन इसको बोलते हैं ना। ऐसे ही एटसेट्रा NO प्लस। अगर न्यूट्रल की बात करने जाए, न्यूट्रल उदासीन इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें ना लेविस एसिड हम लोग ले सकते हैं। लेविस एसिड यार, लेविस एसिड हम लोग पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उसमें ना, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं, तो लुईस एसिड है। अब ये लुईस एसिड में अगर हम लोग एग्जाम्पल लेने जाएं तो हम लोग कह सकते हैं BCl3, BeCl2, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, SO3, CO2 एटसेट्रा। ये और इनके अलावा फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल होंगे मुक्त मूलक, अभी बताए हैं, कार्बीन और नाइट्रीन। तो इनका भी केस बताते हैं अभी, कार्बीन और नाइट्रीन का। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफाइल के, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के। अब वहीं अगर बात करें न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल ये था न्यूक्लियोफाइल वाई, ये कहां पे आक्रमण किया था, सबस्ट्रेट के पॉजिटिव वाले पे, धनात्मक भाग पर। तो ये धनात्मक भाग से जुड़ता है। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऋणावेशित निगेटिव चार्ज वाला, या न्यूट्रल हो सकते हैं, बताते हैं। जैसे यहां पे अगर एग्जांपल लेना हुआ तो हम लोग क्या कह सकते हैं, H माइनस हाइड्राइड आयन, OH माइनस, O माइनस, R COO माइनस, R माइनस, X माइनस, X हाइड्रोजन फैमिली ना, CN माइनस एटसेट्रा।
समझ में आया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अगर वहीं पे हम लोग न्यूट्रल की बात करें, उदासीन की, तो अपने को ऐसे एग्जाम्पल को सिलेक्ट करना है उदासीन के लिए जिसमें लोन पेयर हो, जिसमें लोन पेयर हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लुईस बेस। लुईस बेस जैसे जल हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एमीन, अमोनिया हो गया, एटसेट्रा। तो सब में देखिए लोन पेयर होगा। यहां भी लोन पेयर 2 ठो, यहां भी लोन पेयर 2 ठो, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। अब न्यूक्लियोफाइल में और एग्जाम्पल जो हैं वो ये हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो केस देखे हुए हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाए हुए हैं ना, RLI, या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सारे केस न्यूक्लियोफाइल के हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के। कुछ ऐसे भी यौगिक है जो एम्बिडेंटेड होते हैं, उभय दंतुक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो उभय दंतुक न्यूक्लियोफाइल जैसे हम कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। अब ये पोटेशियम नाइट्राइट है, तो बताएं पोटेशियम किससे जुड़ता है भाई? ऑक्सीजन से, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहां पे जब टूटेगा इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल की भी तरह कार्य कर रहा है, और यहां पे लोन पेयर भी है, एम्बिडेंटेड ना। ऐसे ही और एग्जांपल अगर हम लोग ले हाइड्रोक्सिलेमीन का NH2OH, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। ऐसे अगर बात करें पोटेशियम साइनाइड ले लें KCN, तो यहां पे जब टूटेगा तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, लेकिन यहां पे लोन पेयर भी है। उभय दंतुक का अर्थ क्या? जैसे ये भी जुड़ सकता है तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी जुड़ सकता है मतलब आक्रमण कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहां पे ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। समझ में आया? और कुछ पाई इलेक्ट्रॉन वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया, बेंजीन हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, क्लियर रखिएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या फिर धनावेशित होंगे, या फिर लुईस एसिड बोले से उदासीन, और फ्री रेडिकल वाले कार्बिन और नाइट्रीन। अगर वहीं बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की, तो ऋण आवेशित वाले, न्यूट्रल लुईस बेस, या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या फिर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। अगला केस देखें, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अगला केस हम लोग देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, अभिक्रिया मध्यवर्ती। अब ये अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है? मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। तो देखिए जो भी हम लोग पढ़े हैं, एग्जाम्पल इसी को लेके बताएंगे, समझ में अच्छा आएगा ना यार। ए भी था, XY के साथ क्रिया किया, यहां पे AX बन गया और BY। ये क्या था? रिएक्टेंट। और ये क्या था? प्रोडक्ट ना। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदला, इसी के मध्य में जो प्रोसेस हुआ है उसी को बोलते हैं मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, उसी को बोलते हैं मध्यवर्ती। तो इंटरमीडिएट में पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन
समझे? कार्बो केटायन, यहां पे कार्बो से क्या अर्थ है भैया? कार्बन। केटायन से क्या अर्थ है? प्लस चार्ज ना। तो क्या होएगा, जैसे मान लें कार्बन है, वैलेंसी इसका 4, अब एक वैलेंसी इसका X से जुड़ा हुआ है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो चले गया इसके पास। तो यहां पे जो अपने को इंटरमीडिएट प्राप्त होएगा वो क्या? कुछ ये, इसको क्या बोलते हैं? कार्बो केटायन ना। ऐसे ही अगर कार्बो एनायन की बात करें, कार्बो एनायन की, देखिए नाम से ही क्लियर है, कार्बोधनायन, कार्बोनिलायन या फिर एनायन ना। तो यहां पे क्या, कार्बन है, ये रहा वैलेंसी, यहां पे X जुड़ गया। अब हुआ क्या, जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो चले आया कार्बन के पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, इसको कार्बो एनायन, समझ रहे हैं? अरे हम लोग अभी होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक पढ़े ना। देखे अगला केस, देखे फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल के केस में क्या, यही कार्बन है भाई, X जुटा हुआ है, और यहां पे जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों के इलेक्ट्रॉन, इसका इसके पास चलेगा, इसका इसके पास चलेगा। यहां पे क्या बन गया, मुक्त मूलक। तो पहले ये बनेंगे तभी जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगा ना, पहले तो ये होएगा ही होएगा ना, समझ रहे हैं? तो ये जो है, जैसे हम कार्बोकेटायन में इसकी बात करें, अगर इसकी बात ना, तो ये किससे प्राप्त हुआ है? हेट्रोलिटिक से। समझिएगा, कुछ और केस क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर कहोगे यार क्या बताएं। ये भी किससे होगा? हेट्रोलिटिक। ये होमोलिटिक। अरे है कि नहीं? ये हेट्रोलिटिक विलयन से प्राप्त होएगा ना, ये होमोलिटिक विलयन से, अभी बताए हुए हैं। अगर बात करें रिएजेंट की, तो ये किस प्रकार का रिएजेंट होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। अरे है कि नहीं? ये न्यूक्लियोफिलिक। माइनस चार्ज कार्बन पे, एल्किल R माइनस बताए, न्यूक्लियोफिलिक। ये इलेक्ट्रॉन कमी है तो इलेक्ट्रोफिलिक। अगर बात करें ये किसकी तरह कार्य करेगा? लुईस एसिड। ये लुईस बेस और ये भी लुईस एसिड, है कि नहीं? देखिए ये कार्बोकेटायन है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर है। हम कहते भाई यहां भी हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहां भी हाइड्रोजन जुटा हुआ है, यहां भी 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर इक्को नहीं है ना, फिर इक्को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कहने का अर्थ इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बोकेटायन के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। अरे 4 होता है वायतम कोष में, 4 1 5 1 6 1 7, एक ठो और था वो प्लस, खा ले गया ना, ये इसकी अपना इलेक्ट्रॉन उठा ले गया, समझ रहे हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी बात करें तो यहां पे क्या, 4 5 6 7 और एक माइनस चार्ज है। तो कहने का अर्थ इसमें क्या, इसमें कितना था? 3 बॉन्ड पेयर था। इसमें क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है। क्लियर बात? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है, प्लस इसके साथ साथ इसके पास एक ठो लोन पेयर भी है, एक ठो लोन पेयर भी है। अगर वही बात करें इसकी, तो यहां भी देखें 3 बॉन्ड पेयर है, लेकिन एक ठो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर है ही नहीं। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जाएंगे तो भैया 3 सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। यहां पे बात करेंगे तो 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? sp3। केमिकल बॉन्डिंग में बताए हुए हैं। अब यहां पे देखिए 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड शामिल होएगा नहीं यहां पे। तो बताएं हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये कार्बोकेटायन
मध्यवर्ती, कार्बो एनायन और मुक्त मूलक। अगर वही बात करें कार्बीन की, कार्बीन, तो कार्बीन में दो, इसके देखिए कार्बन के वैलेंसी कितने होते हैं? 4। तो जो 2 वैलेंसी होते हैं ना वो किसी न किसी से जुड़े होते हैं। यहां पे हम लोग लिख दें Cl2, तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। बताया इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? 6 ना है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो किसकी तरह कार्य करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऐसे ही देखें हम लोग नाइट्रीन की बात किए थे, नाइट्रीन। तो नाइट्रीन में जो होता है ना, नाइट्रोजन का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ही पेयर्ड होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है भैया? रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदलता है, जो इंटरमीडिएट मध्य में जितने भी प्रोसेस चलते हैं वही कहलाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये पहले टूटे होंगे धनायन और ऋणायन में, तब जाके ना प्रोडक्ट बना। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन मेजर रूप से। अगर बात करें कार्बोकेटायन की, तो जैसे यहां पे अगर है देखें CH3 प्लस, यहां पे हम बोल दिए CH3 CH2 प्लस, यहां पे हम बोल दिए CH3 होल ट्वाइस CH प्लस, और यहां पे CH3 होल थ्राइस C प्लस। समझिएगा, कार्बोकेटायन की अगर बात करें तो ये क्या डिग्री है? 1 डिग्री, E 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री है कि नहीं? डिग्री ऑफ कार्बन हम लोग पढ़ के आए हैं यार, ये सब चीजें, इसीलिए तो हम बोले हैं आईपीसी आइसोमेरिज्म क्लियर होना चाहिए, तभी रिएक्शन मैकेनिज्म मजा आएगा। और ये क्लियर हुआ फिर ऑर्गेनिक खत्म। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो। तो कहने का अर्थ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब चाहे कार्बोकेटायन हो और चाहे या फिर फ्री रेडिकल हो, फ्री रेडिकल, दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है वो सेम होती है, चाहे कार्बोकेटायन हो चाहे जैसे यहां पे अगर फ्री रेडिकल हो जाता तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का वो सबसे कम। अगर वहीं बात करते कार्बो एनायन की, तो कार्बो एनायन में जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा, सबसे कम डिग्री वाले कार्बन की होती है, और जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, कार्बो एनायन के लिए। क्लियर बात? तो ये था रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की अगले लेक्चर में। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।